2026 के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स का डिस्कशन करेंगे। तो ये 5 मेजर एडिटोरियल्स आए हैं। तो पहला एडिटोरियल है कि जो जैन जी ने अभी प्रोटेस्ट किए हैं, तो अब इनके बाद हमें ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको ज़्यादा ह्यूमन बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल अमेरिका के टैरिफ पॉलिसी के रिगार्डिंग है कि उसमें वो एक्सपांड करते जा रहे हैं, तो ऐसे में इंडिया को प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है रेदर देन की रिएक्ट करने की। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसमें रिसेंट जो कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट देखे गए, तो उसमें पीएम के ऊपर रिमार्क्स किए गए, तो उसके ऊपर अभी नोएडा में एफआईआर दर्ज करी गई है। तो अब हम इसकी लीगैलिटी जानेंगे कि कैसे लॉ ऑब्ससेनिटी और प्रोफेनिटी इनको ट्रीट करता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है कि कैसे जो टेक है वो ह्यूमन इनोवेशन को इरोड कर रहा है, कैसे हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको एक तरीके से आउटसोर्स कर रहा है। तो जो टेक के इम्पैक्ट है ह्यूमन इनोवेशन पे, तो उसको इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम जो एक चाइनीज़ एआई मॉडल है किमी के 3, तो उसका फ्यूचर टेक रेस पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, तो उन इम्पैक्ट्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिसेंट क्या हुआ था कि कोकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किए थे, तो कहीं ना कहीं उसने दिखाया कि जो नेशनल डिस्ट्रेस है कि एग्ज़ाम ड्रिवन सिस्टम है, उसकी वजह से नेशनल डिस्ट्रेस है उसको एक्सपोज किया। और ये भी एस्टेब्लिश किया कि भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रेशर है वो स्टूडेंट सुसाइड से लिंक्ड है। तो ऐसे में ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि हमें एक मोर ह्यूमन एजुकेशन पॉलिसी को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो देखो, इंडिया का जो एजुकेशन करंट एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल स्किल्ड टैलेंटेड पूल प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टॉक्सिक इमोशनल क्लाइमेट है वो भी इसकी वजह से डेवलप हो रहा है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखा जाता है मार्क्स को लेके, रैंक्स को लेके, या सिंगल शॉट जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट की ग्रोथ है उसको मेजर करते हैं। तो जो करंट एडमिशन्स हैं वो भी किस पे, जो वन शॉट टेस्टिंग है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट की जो ओवरऑल एबिलिटी है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इवन जो नेशनल टेस्ट हैं जैसे एनटीए स्टाइल जितने भी टेस्ट होते हैं वो अक्रॉस द रीजन्स यूनिफॉर्म है। जैसे जो लैंग्वेज हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इवन जो एक्सेस ऑफ रिसोर्स है उन सबको काउंट करके नहीं चलता है। तो जो एक रीजनल डाइवर्सिटी है उनके उनको उसको अकोमोडेट नहीं कर रहा है। और लास्ट में हम देखें कि भाई जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। कोचिंग से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, और जो स्कूल सिस्टम है उसको तो बिल्कुल डिस्प्लेस ही कर दिया है। और अल्टीमेटली ये क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए एक मेंटल हेल्थ का रीज़न बनता है। तो हम कर क्या सकते हैं, एक तो हमें मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट जो असेसमेंट अप्रोच है उसको अपनाने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट को सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे जज ना किया जाए। जो स्कूल परफॉर्मेंस है उसके अलावा जो एप्टीट्यूड है, और जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लिए जाएँ, इंटर्नशिप में कैसा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा कर रहे हैं, तो वो सब इंक्लूड किया जाना चाहिए असेसमेंट में। साथ ही जो यूनिवर्सिटीज़ का मॉडल है उसको भी डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटीज़ को एक फ्रीडम होनी चाहिए जिससे वो खुद का असेसमेंट क्रिएट कर सके, डिज़ाइन कर सके विद इन यूजीसी नॉर्म्स। और इसके अलावा जो मेजर मुद्दा सामने आया एग्ज़ाम इंटीग्रिटी को लेके, पेपर लीक को लेके, तो वो भी होना चाहिए कि भाई जो एनक्रिप्टेड ट्रांसमिशंस हों, रेंडमाइज्ड क्वेश्चन पेपर बने, और सिक्योर प्रिंटिंग हो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो, तो ये सब होगा तो पेपर लीक को भी रोका जा सकेगा। जहाँ तक कोचिंग इंडस्ट्री की बात है तो इसके लिए हमें जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है उसको पर्टिकुलरली लॉ ला के रेगुलेट करना पड़ेगा। और एज ए पेरेंट और जो स्कूल और इंडस्ट्री भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो सक्सेस के डेफिनेशन है ना उसको भी चेंज करना पड़ेगा कि उस सक्सेस को हम देखेंगे इंटर्नशिप कैसी हो रही है, मेंटरशिप या कैरियर एक्सपोजर कैसा मिल रहा है। तो अर्ली एज से ही हमें स्टूडेंट्स में ये डालना होगा। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि भाई अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड और वेल शेड्यूल्ड एग्जाम्स वगैरह क्रिएट करेंगे तो एक तो स्ट्रेस स्प्रेड कर जाएगा ओवर द ईयर, और दूसरा क्या होगा कि जो नेशन वाइड डिसरप्शंस हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनको रोका जाएगा, जो रोका जा सकेगा। साथ ही जो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी उसकी वजह से स्टूडेंट्स अपना करियर बहुत आराम से चूज कर पाएंगे, रेदर देन कि जो एग्ज़ाम ड्रिवन कंपल्सन है। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि इंडिया को एक रैंक बेस्ड फिल्ट्रेशन से कैपेसिटी बेस्ड रिकॉग्निशन इस पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। हमें जो एडमिशन्स हैं वो सिर्फ हाईएस्ट स्कोर के बेसिस पे इंश्योर कर नहीं करने चाहिए। इसके अलावा जो एप्टीट्यूड है, मोटिवेशन है, रेजिलियंस है,
इनको भी काउंट करना चाहिए ताकि ओवरऑल एक बेटर डिसीजन मेकिंग की जा सके, और कहीं ना कहीं जो जेन जी ने रिफॉर्म किया है उसको हम बेटर तरीके से एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यूएस की जो ट्रेड पॉलिसीज़ है, जो टैरिफ पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग है। कि पहले तो एक साल पहले तक क्या हो रहा था कि जो ट्रम्प है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते थे और उससे टैरिफ इम्पोज कर रहे थे, लेकिन अभी यूएस कांग्रेस टैरिफ के लिए बिल लेके आ रहा है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक रसिया सैंक्शन बिल लाया गया है कि जिसमें जो भी कंट्रीज रसिया से ऑयल परचेज कर रही हैं उनके ऊपर 100% तक टैरिफ लगाया जाएगा, इंक्लूडिंग इंडिया। तो अब हम देखते हैं कि इसमें मेजर इश्यूज क्या हैं। देखो, एक तो यूएस जो टैरिफ्स हैं वो लगाने के लिए मल्टीपल लीगल रूट्स का यूज़ कर रहा है। जैसे एमएफएन टैरिफ हो गया, सेक्शन 232 हो गया, सेक्शन 301 हो गया, और हो सकता है एक पोटेंशियली नया लॉ और लेके आ जाए। तो ये दिखा रहा है कि ओवरऑल जो यूएस की टैरिफ पॉलिसी है वो एक तो परमानेंट हो रही है और अनप्रिडिक्टेबल भी हो रही है कि कब किस चीज़ पे टैरिफ लगा दे पता नहीं। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, देखो एक टी शर्ट अगर इंडिया में इंपोर्ट की जाती है तो उसके ऊपर अभी 26.5% टैरिफ है। कि जैसे 16.5% एमएफएन से टैरिफ लगेगा और 10% सेक्शन 301 के अंडर लगेगा। ऐसे ही अगर हम ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट करना चाहें तो उसके ऊपर 27.5% तक टैरिफ है, जिसमें 2.5% एमएफएन और 25% सेक्शन 232 के अंडर टैरिफ है। तो ये क्या दिखा रहा है कि काफ़ी हैवी टैरिफ फेस कर रहे हैं। साथ ही देखिए, पहले क्या था कि सेक्शन 122 के अंदर जो टैरिफ थे वो टेम्परेरी नेचर के थे और ये जुलाई 24 को एक्सपायर होने वाले थे। अब इनकी जगह यूएस ने क्या किया है, सेक्शन 301 नया टैरिफ लेके आ गया है, और ये टैरिफ लगभग 60 इकोनॉमीज पे इंक्लूडिंग इंडिया क्या होंगे, अप्लीकेबल होंगे। तो ये दिखा रहा है कि यूएस के टैरिफ हाई भी होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक पॉलिसी गोल की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है। इवन हम देखें कि यूएस अब क्या कर रहा है, जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं उनको भी टारगेट कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, जो ब्राज़ील के ऊपर 25% तक फ्रेश टैरिफ लगाए हैं। तो ब्राज़ील के ऊपर जो डिजिटल ट्रेड रूल्स को लेके, पिक्स पेमेंट को लेके, आईपी एनफोर्समेंट का जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर भी अब यूएस टैरिफ लगा रहा है। अब इन सब के लिए क्या किया जा सकता है। देखो, इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, तो बोला जा रहा है कि वो 99% लगभग कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसमें की कंसर्न क्या था कि भाई हमने एक कंसेशन लिया था कि जो भी टैरिफ है वो 25 से इंडिया के ऊपर 18% ले लेंगे, लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ थे उनको स्ट्रक डाउन कर दिया, तो वो वाली बात तो ख़त्म हो गई। लेकिन इंडिया ने क्या किया है, यूनिलेटरली यूएस को खुश करने के लिए कुछ कंसेशन दिए हैं कि हम तुम्हारे जो ऊपर जो टैरिफ लगा रहे हैं उनको कट कर देंगे। जैसे कुछ आइटम्स हैं, बोरबॉन मोटरसाइकिल, आईसीटी, मेडिकल डिवाइसेस, इनके ऊपर इंडिया ने क्या करती हैं, टैरिफ कम कर दिए हैं। ई कॉमर्स और क्लाउड सर्विस के रिगार्डिंग भी जो रूल्स हैं उनको ईज किया है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, यूएस को बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखो, इंडिया के केस में एक अच्छी बात क्या है कि जैसे यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, ये सब यूएस के ऊपर यूएस सिक्योरिटी गारंटी के लिए डिपेंडेंट है। लेकिन इंडिया क्या कर सकता है, जो मोर कंसेशन वो मांग सकता है, क्योंकि इंडिया एटलीस्ट इस तरीके से सिक्योरिटी गारंटी के लिए यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है। अब जो यूनिलेटरल कंसेशन इंडिया ने दिए हैं वो क्या है कि कोई मतलब नेगोशिएशन टेबल पे तो हम बैठे नहीं है, कोई नेगोशिएट तो किया नहीं है, ना कोई रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है कि जो हमारे पास एक लिवरेजिंग पावर था, जो एक नेगोशिएटिंग पावर था, वो भी हम लूज़ कर रहे हैं। और इवन हम ये देखें कि जो इवन फ्यूचर ट्रेड डील होने वाली हैं वो भी ऐसा नहीं होगा कि जो टैरिफ्स हैं उनसे बिल्कुल सील्ड कर देगी इंडिया को। रिसेंटली जो यूएस के अलाइज के साथ उनका रिलेशनशिप देखें तो वो ऑलरेडी क्या है, जो नए सेक्शन 301 है उसके तहत टैरिफ फेस कर रहे हैं, तो प्रोबेबली इंडिया भी टैरिफ फेस करेगा। इवन इंडिया ने मतलब 2019 में ये किया था कि हमने रिटालिएटरी टैरिफ का ऑप्शन अडोप्ट किया था कि बहुत सारे जो यूएस आइटम्स थे उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिए थे हमने भी। लेकिन वो भी अभी लेस फिजिबल लग रहा है, क्योंकि अभी जो यूएस में लीगल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी फ्लूइड देखे जा रहे हैं, तो उससे भी बेहतर रिजल्ट आने के चांस कम है। तो ऐसे में इंडिया को करना क्या चाहिए, तो इंडिया को जब भी ट्रेड डील साइन करें तो उसमें हमें क्या मतलब एक स्टेबल रेसिप्रोकल गेंस की बात करनी चाहिए, ना कि केवल शॉर्ट टर्म रिलीफ की। क्योंकि यूएस की जो टैरिफ पॉलिसी है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल नज़र आ रही है। और
इसके अलावा हमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की करने की ज़रूरत है, जैसे हमें कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने जो एक्सपोर्ट मार्केट्स है उसको डाइवर्सिफाई करो, और जो पॉलिसी ऑटोनॉमी है उसको भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, ताकि जो एक अनबैलेंस डील है उसमें हम कहीं एंटर ना कर जाएं। इसके बाद पीएम मोदी के रिमार्क्स के रिगार्डिंग एक एफआईआर हुई है, तो उसको देख लेते हैं कि नोएडा पुलिस ने एक 0 एफआईआर रजिस्टर करी है अगेंस्ट एक 25 साल की वुमन है जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही थी। उसने उस टाइम पीएम मोदी पे कुछ रिमार्क्स किए, तो उसके रिगार्डिंग उसके ऊपर एफआईआर हुई है। तो एफआईआर में बोला गया है कि उन्होंने जो 352, 53, 56 ये बीएनएस के जो सेक्शंस हैं वो इन्वोक किए हैं, मतलब इंसल्ट, पब्लिक मिसचीफ, डिफेमेशन। तो इनके रिगार्डिंग क्या हुआ है, एफआईआर हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो एफआईआर है उसने एक डिबेट को रिवाइव कर दिया कि क्या लीडर्स के अगेंस्ट क्रूड लैंग्वेज यूज करना क्राइम का पार्ट है या नहीं है। तो देखो, जो सेक्शन 296 है बीएनएस का, वो क्या करता है, जो ऑब्सीन एक्ट या वर्ड्स हैं इन पब्लिक, उसको 3 महीने तक की जेल का पनिशमेंट का प्रावधान करता है। लेकिन जो ऑब्सीन की डेफिनेशन है उसको काफ़ी बार लीगली टेस्ट किया गया है। तो देखो, इसके रिगार्डिंग जो थ्योरी वो इवॉल्व हुई कि 1965 में एक हिक्कन टेस्ट डेवलप हुआ जब रंजीत उदेसी केस में। ऐसे 2006 में क्या हुआ, वर्क एज ए हुल टेस्ट डेवलप हुआ जो आनंद पटवर्धन केस थे उनमें। ऐसे 2014 में कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ, डेवलप हुआ, जो अविक सरकार केस है उसमें। तो ये देखा गया कि कहीं ना कहीं एक कि क्या ऑब्सीन है, इसके रिगार्डिंग मल्टीपल जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आए उसमें मल्टीपल टेस्ट की बात करी कि भाई ये वॉयलेट तो इसको ऑप्शन मानेंगे, तो वो ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है। इवन 2024 में कॉलेज रोमांस केस था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वल्गैरिटी या प्रोफेनिटी जो है वो ऑप्शनिटी नहीं है, अनलेस जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो या शो किए गए हैं वो लेसिवियस हों, यानी कोई सेक्सुअल डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रहे हों, ना कि किसी जस्ट एंगर या फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हों। इवन हम देखते हैं कि जो नोएडा एफआईआर में जो भी सेक्शन साइट किए गए हैं वो जो ये हायर टेस्ट हैं उसको फुलफिल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि देखो, सेक्शन 352 क्या बोल रहा है कि हमें एक जो भी है कि पब्लिक पीस ब्रीच हुआ है इसका प्रूफ चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ किसी की फीलिंग हर्ट हो गई, ये कोई मतलब आधार नहीं हो सकता जिसके ऊपर 352 इम्पोज किया जाए। ऐसे 353 जो पब्लिक मिसचीफ वाला क्लोज है वो ये बोलता है कि रियल इंसाइटमेंट होना चाहिए, कोई कम्युनल एनिमिटी मतलब उससे एक्सपोज हुई हो या म्यूटिनी वगैरह कुछ ये सब हुआ हो। तो ये भी क्या है कि एक तरीके से एक मच हायर बार रेज कर रहा है, रेदर देन कि भाई किसी ने साथ किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, इसके बेसिस पे पब्लिक मिसचीफ काउंट नहीं किया जाएगा। इवन जो डिफेमेशन है उसमें भी काफ़ी सारे एक्सेप्शन देखे गए हैं कि भाई अगर गुड फेथ में क्रिटिसिज्म किया गया है तो उसको हम डेफेमेशन नहीं मान सकते। अगर हम 2025 में जो तेलंगाना हाई कोर्ट की रूलिंग है या 2026 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको भी देखें तो उन्होंने भी ये बोला है कि भाई अगर तुम कुछ वर्ड्स या इंसल्ट कर देते हो तो वो ऑब्ससेनिटी या इंसाइटमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये सब क्या दिखा रहा है, तो ये सब दिखा रहा है कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें एक जुडिशियल ट्रेंड दिखा रहा है कि जितनी भी क्रूड लैंग्वेज है उसके रिगार्डिंग हायर थ्रेशोल्ड अपनाया जा रहा है कि अभी मतलब किसी भी क्रूड लैंग्वेज को क्रिमिनलाइज करना आसान नहीं है और उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं। साथ ही ये जो डिफरेंट वर्ड्स हैं जैसे ऑब्ससेनिटी हो गया या फिर पब्लिक मिसचीफ हो गया या फिर डेफेमेशन हो गया, तो इनको भी डिस्टिंग्विश कर रहा है कि भाई इनमें माइनर माइनर डिफरेंस है, तो इनको सबको आप सेम नहीं समझ सकते। तो उससे क्या हो रहा है, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें इवॉल्व होके आ रही हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, जो नोएडा केस है उसने हाईलाइट किया है कि कोर्ट बहुत तरीके से बहुत अच्छे से नैरोली क्या कर रहा है, चीज़ों को केयरफुली एग्जामिन कर रहा है, और जो वर्ड्स हैं ऑब्ससेनिटी, इंसल्ट, पब्लिक मिसचीफ, डिफेमेशन, इनके रिगार्डिंग ओवर द टाइम जो डेफिनेशन है वो इवॉल्व कर रही है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से हायर बार हो गया जिसमें किसी पब्लिक फिगर के अगेंस्ट अगर कुछ स्पीच दी जा रही है तो उसको उसके लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी डिफाइन कर पाना।
तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि जो एक तरीके से बोल सकते हैं पॉलिटिकल स्पीच को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो अच्छी बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको बढ़ाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कि जो टेक है उसका कैसे ह्यूमन थॉट प्रोसेस पे, इनोवेशन पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो देखो टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, बिल्कुल कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रही है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, इकोनॉमीज में, स्टेट्स में पावर आ जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो लोगों का सोचने का तरीका है, क्वेश्चन रेज करने का तरीका है, उसको भी इम्पेक्ट कर रहा है। तो देखो इनोवेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि कॉग्निटिव, क्रिएटिव और विलिंगनेस टू क्वेश्चन एजम्पशन। तो ये सब इनके साथ साथ जो एक लार्ज सोसाइटल पार्टिसिपेशन है वो सब डिफाइन करता है कि हम कितना इनोवेट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखें तो अभी ये देखा जा रहा है कि जो पहले जो एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज़ थी उनमें शिफ्ट देखा जा रहा है, क्योंकि अभी एआई की वजह से क्या हो गया है, रोल आराम से रिप्लेसेबल है। तो ऐसे में जो ये भी बोल सकते हैं कि इससे लोगों में कम फ्रीडम है तो वो कम इनोवेशन की तरफ जाएंगे, तो एनिमी ऑफ इनोवेशन भी समझ सकते हैं इसको। अगर हम इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो ग्लोबल के शेप्ड पैटर्न नज़र आ रहे हैं। ठीक है, के शेप्ड का मतलब कि कुछ सेक्टर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ सेक्टर बहुत मतलब नेगेटिव भी जा रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि भाई एक तरीके से जो सोशल मोबिलिटी है वो रिड्यूस कर रही है और कुछ लोगों में जो पावर है वो कंसंट्रेट हो रही है। अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो ये मतलब कहीं ना कहीं टेक ने बहुत जो स्टेट सर्विलेंस कैपेसिटी है उसको एक्सपांड किया है। अब डिजिटल ट्रेल अवेलेबल है, फेशियल रिकॉग्निशन अवेलेबल है, जबकि जो बाकी इंस्टीट्यूशन है जैसे जुडिशरी, मीडिया, ये लोग अभी भी उतना जो पेस है उसको उसके साथ नहीं चल पाए हैं। अगर हम बिहेवियरल इफेक्ट की बात करें तो ये है कि अभी बहुत सारे लोग क्या है प्रोटेस्ट वगैरह को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ट्रैक करना आसान हो गया है, रिकॉग्नाइज करना आसान हो गया, तो ऐसे में जो पार्टिसिपेशन उसको डिस्करेज करते हैं। इवन एक एमआईटी की स्टडी है ये, उसमें बोला गया है कि जो लोग ऐसे वगैरह के लिए क्या चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे भी जो कोग्निटिव एंगेजमेंट है, क्रिएटिविटी है, वो लोगों की स्लोअर हो रही है। और जो एआई की वजह से और क्या देखा जा रहा है कि भाई लोगों में एक कोग्निटिव सरेंडर देखा जा रहा है कि अ, मतलब धीरे धीरे जो उनकी जजमेंटल पावर है वो अब एआई के थ्रू आउटसोर्स हो रही है। अब क्या देखा जा रहा है कि जो डेप्थ ऑफ थिंकिंग है, विलिंगनेस टू क्वेश्चन है, वो डिक्लाइन हो रही है। और कि ये अगर दोनों डिक्लाइन होते हैं तो भाई क्रिएटिविटी तो इरोड होगी होगी। हिस्टोरिकली हम क्या देख रहे हैं कि भाई लार्ज स्केल चेंजेस हैं, जितने भी कोई सिविल मूवमेंट हुआ है या कोई प्रोटेस्ट हुए हैं, वो क्या हुआ है कि जो यंग पीपल है वो या तो क्वेश्चन करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसी पे डिपेंड करता है। अब ये दोनों स्ट्रेस में दिख रहे हैं, तो हम हमारी सोसाइटी धीरे धीरे क्या कर रही है, डीप इनोवेशन और सोसाइटल चेंज को जो भी था उसको धीरे धीरे इरोड हो रहा है, और हम क्वेश्चनिंग लेस कर रहे हैं, हमारा पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, और हम जो थिंकिंग है उसको भी अब लेस यूज़ कर रहे हैं। तो अब ऑथर ने बोला है कि ये इतने बड़े चेंजेस है कि इनको जितना जल्दी एड्रेस किया जाए उतना सही है। देखो अभी रिसेंट में जो नए एआई मॉडल है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो जनवरी 2025 में डीप सेक जो एआई मॉडल है वो आया था। उसके बाद अभी जुलाई 2026 में क्या है, चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ लैब मॉनसूट एआई, उन्होंने किमी के 3 ये नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये, और ये जो किमी के 3 है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन वेट एआई सिस्टम है। और ये जो चाइना की कैपेबिलिटीज़ हैं वो दिखा रहा है, और दिख रहा है कि भाई यूएस के साथ जो एआई गैप है उनका वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब देखो जो नया मॉडल आया है किमी के 3, उसमें 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स का यूज़ हुआ है। और पैरामीटर्स क्या करते हैं कि अगर ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे तो वो ज़्यादा मॉडल की एबिलिटी दिखाता है, जिससे वो प्रॉम्प्ट को लेके ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा, और ट्रेनिंग डेटा है उससे ज़्यादा जल्दी लर्न करेगा। तो अगर हम मॉडल्स को कंपेयर करें तो किमी के 2 आया था उसमें 1 ट्रिलियन पैरामीटर थे, किमी के 3 में उसको बढ़ा के 2.8 ट्रिलियन कर दिया। अगर हम डीप सीक जो वर्जन 4 है उससे कंपेयर करें तो वहाँ पे 1.6 ट्रिलियन थे, लगभग आधे ही हैं के 3 के। मिनी मैक्स जो M3 था उसमें 428 बिलियन है। ऐसे ही जो अलीबाबा का क्वेन था उसमें 397 बिलियन पैरामीटर्स यूज हुए थे। तो
एक और जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि भाई चाइना के जितने मॉडल्स हैं वो क्या आ रहे हैं, ओपन वेट आ रहे हैं, मतलब पब्लिक के लिए ओपनली अवेलेबल होते हैं। और यूएस के जो मॉडल्स थे वो जनरली मतलब सीक्रेटली या उनको ओपन सोर्स नहीं रखा जाता था। तो ऐसे में जो एंथ्रोपिक है उसने जो मॉन्सूट एआई है चाइनीज़ लैब है उसके ऊपर ये मतलब एलिगेशन भी लगाए हैं कि उन्होंने जो उनका क्लाउड है या क्लाउड मॉडल है उससे कुछ जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। तो ऐसे में जो चाइना की मिनिस्ट्री उसने बोला है कि ये तो यूएस की जो एआई हेजमोनिज्म वाली थॉट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एआई तो हम ही बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना ने इसको काउंटर भी करा है। अब देखो, जो चाइनीज जो लैब्स हैं वो ओपन वेट्स क्यों लेके आ रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो एनालिस्ट है वो बोलते हैं कि इससे एक तो एक इकोसिस्टम जनरेट होगा, ऐसे डिमांड क्रिएट होगी, और ये ज़्यादा जो डेवलपर्स हैं उन तक ज़्यादा जल्दी से पहुंच सकते हैं। जबकि जो यूएस मेजर एंटरप्राइजेज हैं उनके पास ग्लोबल क्लाउड वगैरह अवेलेबल, तो वो स्किल चाइनीज़ के पास नहीं है। साथ में जो यूएस की गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि हम जो मॉनसूट एआई जो लैब ने किया है उसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि भाई इन्होंने क्या क्लाउड जो चिप है उससे कुछ इलीगल एक्सेस किया है कि नहीं किया, जिससे उनका जो मॉडल है उसको ट्रेन किया जा सके। इवन जो अब यूएस इंडस्ट्री है वो भी ओपन वेट मॉडल की तरफ जाने के बारे में सोच रही है। तो अब ये क्या दिखा रहा है कि चाइनीज जो ओपन वेट चाइनीज मॉडल आ रहे हैं वो लोगों को या जो कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा चॉइस दे रही हैं, लोअर कॉस्ट पे ये मॉडल्स मिल जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी है इन कंट्रीज़ पे वो भी बढ़ेगा, क्योंकि टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट है उनकी वजह से। साथ ही जो चाइनीज़ मॉडल हैं वो अब चाइना एक डिप्लोमेटिक और जियो पॉलिटिकल टूल की तरह भी इनको यूज़ कर सकती है। लेकिन स्टिल यूएस जो कंप्यूटिंग में कैपिटल और जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यूएस को अभी भी सर्टेन एज है चाइना के कंपैरेटिवली। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि अभी जैसे रैपिड स्केलिंग देखी जा रही है और जो ओपन वेट चाइनीज़ एआई मॉडल हैं जैसे किमी के 3 आया है वो जो यूएस के साथ एक गैप था उसको नैरो डाउन कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल एआई रेस है अभी वो 2 प्लेयर कॉन्टेस्ट समझ सकते हैं उसको। लेकिन जो चाइना की रेस, चाइना आगे कितना जाएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आईपी क्वेश्चंस हैं या चिप एक्सेस है या कंप्यूट कैपेसिटी है, इसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है उनको चाइना कितना जल्दी क्लोज कर पाएगा। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।